जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान, जिनके शब्दावलियों पर हम लोगों को फोकस करना है। उनकी शब्दावलियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारा अध्याय 4 तक कंप्लीट भी हो चुका है। आज हमारा अध्याय 5 है। अध्याय 5 जिसका शीर्षक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। शीर्षक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आज इसकी शब्दावलियों पर हम लोगों को फोकस करना है, चर्चा करना है। तो देख लेते हैं इनकी शब्दावलियों के इस चैप्टर के अंतर्गत किन किन शब्दावलियों पर हमको फोकस करना पड़ेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं वह कौन कौन सी शब्दावली है जिस पर हमको चर्चा करना है। ये है आपका उत्तर वैदिक काल। हम लोगों को देखना है उत्तर वैदिक काल। एक मिनट, हमको देखना है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत अश्वमेध यज्ञ क्या था, वर्ण व्यवस्था क्या था। उसके बाद देखना है वर्ण व्यवस्था महाजनपद। महाजनपद के अंतर्गत किलेबंदी का क्या कारण था, कर कृषि में परिवर्तन, किस तरह से कर कृषि में परिवर्तन था। उसके बाद पढ़ना है महाजनपद, मगध महाजनपद, फिर लास्ट में वज्जी। इन सारे शब्दों पर हमको चर्चा करना है। देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या है, ये है उत्तर वैदिक काल। देख लीजिए, ये उत्तर वैदिक काल के इमेज दिए गए हैं। अब देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल क्या था। उत्तर वैदिक काल, वैसे तो राजा का चुनाव जनों द्वारा होता था, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव आया। क्या बदलाव आया, तो अश्वमेध यज्ञ या अन्य यज्ञों द्वारा लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। एक यज्ञ करवाते थे वो लोग, अश्वमेध यज्ञ, जिससे राजा प्रतिष्ठित होते थे। यह 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में ये वाला बदलाव आया था, अश्वमेध यज्ञ वाला। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए राजा हैं और उनके अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। राजा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया जा रहा है। ये राजा बैठे हैं, ये पुरोहित हैं, ये कुछ और ये यही घोड़ा है। अश्वमेध यज्ञ के दौरान यही घोड़ा छोड़ा जाएगा। देख लेते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या है। तो इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अभी हम लोगों ने घोड़ा देखा, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके पीछे राजा के कुछ लोग अपना उसकी देखभाल करेंगे, कौन घोड़ा पकड़ता है कौन नहीं पकड़ता है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अगर किसी दूसरे राजा ने इस घोड़े को रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जो अश्वमेध करने के दौरान वो घोड़ा छोड़ा है, अगर किसी ने उसको पकड़ लिया तो उसको उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, अश्वमेध करने वाले राजा से। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर किसी राजा के क्षेत्र से वह घोड़ा चला गया और राजा यहाँ का राजा उसे पकड़ा नहीं, जाने दिया, तो यह मान लिया जाए कि ये यहाँ का जो राजा है, जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, वो राजा इससे ज़्यादा शक्तिशाली है। यह राजा कम शक्तिशाली है, ये वाला ज़्यादा शक्तिशाली है, ये मान लिया जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था।
जो अपने क्षेत्र से घोड़े को जाने दिए हैं उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जितने भी राजा यज्ञ में आमंत्रित होते थे सब के सब राजा के लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। सबसे पहला स्थान राजा का होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठा दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। अगर राजा युद्ध करने जाता था तो युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी होता था, जो रथ हाँकने वाला होता था, वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा अगर विजयी होता था तो राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। जब यज्ञ होता था तो यही सहचर यानी सारथी जो राजा यज्ञ करवा रहा है उस राजा का इसमें गुणगान करता था। राजा ने इतने राज्यों पर विजय प्राप्त की, ये गुण है राजा के अंदर, ये गुण है, न्यायप्रिय राजा हैं, प्रतापी हैं, ये तमाम चीज़ें इनकी व्याख्या कौन करता था? तो सारथी करता था, सहचर। गुणों का गान सहचर करता था। नेक्स्ट है राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां। राजा की एक दो रानी तो होती नहीं थी, कई रानियां होती थी। तो रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। इन सबको भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ तो नहीं करने होते थे, लेकिन कुछ छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। वो लोग कुछ नहीं करते थे। जो आमंत्रित राजा थे सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। शूद्र अनुष्ठानों में शामिल नहीं होते थे। जो शूद्र लोग होते थे अनुष्ठानों में शामिल नहीं होते थे। अब आ गया वर्ण व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। वर्ण व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था कैसी थी। माना जाता है कि दैवी सिद्धांत के रूप में वर्ण व्यवस्था के उद्भव का वर्णन महाभारत में किया गया है। यानी दैवी सिद्धांत के अनुसार वर्ण व्यवस्था का उद्भव महाभारत में किया गया है। महाभारत में एक विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा की कल्पना की गई है तथा उनके विविध अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा की कल्पना की गई है और उसके विविध अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। अब हम देखते हैं किस अंग से किसकी उत्पत्ति बताई गई है। अब हम लोग देखते हैं जो वहाँ पुरुष बैठा था उसमें हम एक देखते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति किस अंग से है, क्षत्रिय की किस अंग से होगी, शूद्र वैश्य सभी को देखेंगे किस अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है ब्राह्मण, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है। और इसमें ये कहा गया है कि पृष्ठ, ये लोग क्या थे? पृष्ठ एंड टीचर्स। पृष्ठ माने ये लोग पुरोहित और गुरुजन हुआ करते थे। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मस्तिष्क से बताई गई है और इनका काम क्या था? ये पृष्ठ एंड टीचर्स यानी पुरोहित और गुरुजनों का काम किया करते थे। नेक्स्ट है आपका छत्री। छत्री को देखिए कहाँ से इंगित किया गया है, तो ब्रह्मा के बाजू से।
क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के बाजू से हुई है। इन लोगों का क्या काम हुआ करता था? तो इन लोगों का काम था वॉरियर्स एंड रूलर्स। वॉरियर एंड रूलर्स, वॉरियर माने आपका सैनिक हुआ, रूलर्स माने शासक। सैनिक और शासक का काम कौन करता था? क्षत्रिय करते थे। और तीसरा नंबर है आपका वैश्य। वैश्य को कहाँ से इंगित किया गया है? तो ब्रह्मा की जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। इसमें फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड मार्चेंट हुआ करते थे। इन लोगों का काम क्या था? ये लोग फार्मर्स माने किसान, ट्रेडर्स माने व्यापारी, मार्चेंट माने व्यापारी या सौदागर हुआ करते थे। इनका काम क्या था? किसान, व्यापारी या सौदागर। और चौथा नंबर है आपका शूद्र। तो शूद्र की उत्पत्ति देखिए कहाँ से इंगित की गई है? तो ब्रह्मा के पैरों से। शूद्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पैरों से हुई है। पैरों से इसकी उत्पत्ति होने के कारण इसको लेबर कहा गया। लेबर्स माने मजदूर, या फिर इनको दलित कहा गया, आउटकास्ट कहा गया, स्ट्रीट स्वीपर्स कहा गया। अब देखते हैं वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, देखते हैं वर्ण व्यवस्था क्या है। तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभक्त किया था। जो पुरोहित वर्ग के लोग थे वो लोगों को 4 वर्णों में विभक्त किए थे। पहला ब्राह्मण, जो वेदों का अध्ययन और यज्ञ करते थे। क्षत्रिय, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया भी गया, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र, वैश्य है, शूद्र है, और ये नीचे दलित हैं। इसमें दिया गया है एस्ट्रोनॉमर्स। ये एस्ट्रोनॉमर्स होता था, चीफ होता था, अकाउंटेंट होता था, और ये आपका होता था पोर्टर, ये बेगर होता था। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था को विभक्त किया गया है। तो हम लोगों ने ब्राह्मण पढ़ लिया, क्षत्रिय पढ़ लिया। अब देखते हैं वैश्य और शूद्र और दलित। विश्य या वैश्य, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और शूद्रों में अन्य वर्णों की सेवा करना, इनका काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, परंतु शूद्रों और महिलाओं को किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी शूद्र के समान समझा जाता था। वर्ण का निर्धारण जन्म के अधिकार पर होता था। वर्ण का निर्धारण जन्म के अधिकार पर होता था। अगर किसी बच्चे का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो वो बड़ा होने के बाद चाहे उसको कुछ ना आए, लेकिन उसको ब्राह्मण ही कहा जाता था। शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक इत्यादि वर्गों को अछूत माना जाता था। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी कम था। जहाँ पुरोहितों का प्रभाव कम होगा वहाँ सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम होगी, क्योंकि यही लोग तो वर्ण व्यवस्था को विभाजित किए थे। आगे देख लेते हैं जनपद। ये है जनपद, देखिए देख लेते हैं जनपद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने गए। जन माने लोगों के राजा न होकर जनपदों के राजा माने गए। जैसे पहले जनों के राजा थे, लेकिन बाद में जनपदों के राजा हो गए। कुछ क्षेत्र में इनको अगर कोई इनको राजा नहीं मानता था, तब पहले तो इनको राजा नहीं मानता था तो न माने या ना माने, जो मानता था उसी के राजा हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये पूरे क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो गया इनका, पूरे क्षेत्र पर
क्षेत्र के लोग इनको राजा मानते थे और न चाहकर भी इनको राजा मानना पड़ता था। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख है। ये लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ये लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आगे देख लेते हैं। खुदाई में धूसर कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र मिले हैं। खुदाई में धूसर एवं कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र मिले हैं। ये देखिए, इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं, ज्यामितीय आकृतियों में है। ये जो चित्रकारी की गई है कुछ सरल रेखाओं में है। ये देखिए, सरल रेखाओं में है, कुछ ज्यामितीय आकृतियों में की गई है, ज्यामितीय आकृतियों में। अब आगे देख लेते हैं महाजनपद। वो तो था जनपद, अब महाजनपद। महाजनपद अब उससे भी बड़ा होगा। तो ये देखिए दिया है कंबोज, गांधार, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, वत्स दिया है, पांचाल दिया है, कौशल, काशी, मगध, वज्जीमल, अंग, अस्मक और यही चेदी दिया है। तो देख लेते हैं महाजनपद की क्या कहानी है। ये भारत में 600 ईसा पूर्व महाजनपद एवं उनकी राजधानियों का मैप है। तो देख लेते हैं महाजनपद के बारे में, कुछ पढ़ लेते हैं महाजनपद क्या है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महाजनपदों के राजा अधिक शक्तिशाली हो गए होंगे तो उसे महत्वपूर्ण समझा जाने लगा और उन्हीं को महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। नियमित वेतन देकर पूरे साल तक सैनिक रखते थे लोग। नियमित वेतन देकर पूरे साल तक सैनिक रखते थे। जिस तरह से आज सरकारी वेतन दिया जाता है उसी तरह से ये लोग भी नियमित वेतन देकर पूरे साल तक सैनिक रखते थे और अपने राजधानियों की किलेबंदी करते थे। ऊंचे ऊंचे चहर दीवारें होती थी, किलेबंदी करते थे। किलेबंदी के कारण क्या थे, अब देख लेते हैं किलेबंदी का क्या कारण था। ये देखिए, एक मजदूर है, किलेबंदी कर रहा है। इतनी ऊंची ऊंची दीवारों से किलेबंदी कर रहा है। किलेबंदी का कारण था अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। अन्य राजा आक्रमण न कर पाए, उससे सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऊंचे ऊंचे किलों का निर्माण किया। किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। किले के अंदर रहने वाले लोगों को नियंत्रण में रखना सरल हो जाता था। कर, अब देखिए कर क्या है। तो कर हम टैक्स, आज के समय में टैक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको टैक्स कहते हैं और हिंदी में इसको कर कहते हैं। तो देखते हैं कर क्या है, कहाँ कहाँ लिया जाता था कर, यानी टैक्स कहाँ कहाँ लिया जाता था। अब महाजनपद है, सैनिकों का पूरे साल का वेतन देना है, पूरे साल भर रखते थे सैनिकों को। तो उन सबको वेतन देने के लिए महाजनपद में मतलब जनता की देख रेख करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। धन कहाँ से इकट्ठा होगा, तो टैक्स लेंगे, टैक्स वसूलेंगे जनता से, या फिर उसी को कर कहा जाता है। तो फसलों पर कर, फसलों पर लिया जाता था। उपज का 1/6वां हिस्सा जिसे भाग कहा जाता था, यानी जितना आपका अनाज आपके खेत में हुआ है उसका 1/6वां भाग आप कर के रूप में राजा को दे दीजिए। कारीगरों पर कर लिया जाता था। तो कारीगरों पर कर कैसे लिया जाता था, श्रम के रूप में राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। कारीगरों को श्रम के रूप में हर महीने 1 दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था मुफ्त में, वो उनका कर हो जाता था।
पशुपालक पर कर, तो पशुपालक पर कैसे कर लेते थे? पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ये लोग भी अगर या तो पशुपालक देते थे या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आगे देखते हैं कृषि में परिवर्तन। कृषि में किस तरह से परिवर्तन आया? उत्तर वैदिक काल के कृषि में किस तरह से परिवर्तन आया? तो ये देखिए, एक खेत का दृश्य दिया है, उसमें हल चलाया जा रहा है। देखते हैं कृषि में परिवर्तन। तो दो बड़े परिवर्तन आए कृषि में, दो बड़े परिवर्तन आए। पहला तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, जिससे पैदावार में वृद्धि हुई। इसके पहले लोहे का फाल लकड़ी का बनता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल से लोहे का फाल, हल का फाल लोहे का बनने लगा था, जिससे पैदावार में वृद्धि हुई थी। और दूसरा, धान का रोपण होने लगा था, यानी बीज की जगह छोटे पौधे का रोपण होने लगा था। पहले ऐसे बीज पूरे खेत में बिखेर देते थे, उसी से होता था, लेकिन बाद में उसको रोपने लगे थे लोग उत्तर वैदिक काल में। अब आगे देखते हैं मगध महाजनपद। आगे देखते हैं मगध महाजनपद। अब हम लोग जन से जनपद में आए थे, जनपद से महाजनपद में। पहले हम लोग पढ़े थे जन, फिर जनपद, फिर पढ़ रहे हैं महाजनपद। महाजनपदों में आपको मगध महाजनपद के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं भारत पे मगध महाजनपद का लोकेशन देख लीजिए। लगभग इधर से ले लिया जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों पर इधर आपका आ जाएगा। ये इधर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, कुछ एरिया उड़ीसा का है, और इधर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये है मैप पर मगध, भारत के मैप पर मगध। अब इसके बारे में पढ़ते हैं और देख लेते हैं इसकी क्या कहानी थी। मगध महाजनपद। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अब बिहार से बह रही हैं तो मगध से होकर ही बहेंगी। ये नदियां यातायात, जल वितरण तथा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और नेक्स्ट है आपका, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर, जो जंगलों में रहते थे वो हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जो जंगलों में हाथियां होती थी उसको पकड़कर प्रशिक्षित करके सेना में लगाया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। ये इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी। लौह अयस्क मजबूत हथियार और औजार बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनंद मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा हुए। बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनंद मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा हुए। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक था। वह अपने नियंत्रण क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, यानी अगर हम ग्राफ बनाएं तो उत्तर पश्चिम इस क्षेत्र में फैलाया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है, जिसे उसको राजगृह, उस समय राजगृह के नाम से जाना जाता था। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया। बाद में पटना को राजधानी बनाया गया, यानी उस समय पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। उसके पहले राजगीर, जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, राजगृह को बिहार की राजधानी मानी जाती थी, बनाई गई थी। 2300 साल पहले मेसिडोनिया के राजा सिकंदर ने
मगध की ओर कूच करना चाहा। विश्व विजेता के इरादे से आ रहा था और मगध की ओर कूच करना चाहा, परंतु सैनिकों के इनकार के कारण उसे ब्यास नदी के किनारे से लौटना पड़ा, वापस जाना पड़ा। उसके सैनिक उसको मना कर दिए, जिससे वह ब्यास नदी के किनारे से ही लौट गया। अब देख लेते हैं वज्जी। वज्जी क्या है, इसमें देखिए आप अभी कौन सा पढ़ें, आप पढ़े हैं मगध। ये आपका मगध, आप इसके बारे में पढ़ें, मगध के बारे में। अब पढ़ेंगे हम वज्जी। वज्जी आपका ये है आपका वज्जी महाजनपद। 16 महाजनपदों में से हम लोग मगध को पढ़ लिए, मगध के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं वज्जी। तो वज्जी की क्या कहानी है, देख लेते हैं वज्जी की क्या कहानी है। अब देखते हैं वज्जी, जिसकी राजधानी देखिए यहाँ दिया गया है वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली दिया गया है। मगध की राजधानी दिया गया है राजगिरी और वज्जी की वैशाली। तो देख लेते हैं, वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार में स्थित है। यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे गड़िया संघ कहते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ से मिलता है वज्जी संघ का दीघ निकाय। गड़िया संघ में कई शासक होते थे। इनके गड़िया संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। बहुत सारे शासक होते थे, बहुत सारे राजा होते थे। कभी कभी एक साथ शासन करते थे तो बहुत ज़्यादा राजा हो जाते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभाओं में बातचीत, बहस और विवाद के जरिए योजना बनाते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां, दास और कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गड़िया संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गड़िया संघ से संबंधित थे। कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, परंतु 1500 साल पहले तक संघ का राज चलता रहा और अंत में गुप्त शासकों ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। वज्जी को अपने राज्य में मिला लिया था, गुप्त शासक मिला लिए थे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, ना करिए शेयर ज़रूर कर दिया करिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।